हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि 5 ऐसे मिस्टेक्स जो मुझसे मेरे टीबी की ट्रीटमेंट के टाइम पे शायद हुए थे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भी वो गलती करने से बच सकते हैं और आप किसी को अवेयर कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई टीबी पेशेंट्स होगा या फिर कोई हो सकता है इस सिम्टम से गुजर रहा हो, तो आप उसको अवेयर कर सकते हैं। आप उसको जल्दी से जल्दी गाइडेंस दे सकते हैं कि उसे डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। तो प्लीज़ को शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक जो मैंने अपने टीबी की जर्नी में भी शेयर किया है, आप लोगों में से जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ उस स्टोरी को सुनिएगा, तो आपको भी पता चलेगा कि मैंने क्या-क्या चैलेंजेस फ़ेस किए थे, क्या-क्या चीज़ें मैंने झेली थी, कैसे मैं उससे ओवरकम हुई और कैसे मैंने चीज़ों को पार किया। तो सबसे पहली जो मिस्टेक मैं बात कर रही थी कि कफ सिरप लेना और उसे चेंज करना, जो आम तौर पे जनरली हम सभी लोग करते हैं। एंड ऑब्वियसली कि कोई भी सिम्पटम्स हमें नज़र आते हैं या कोई भी छोटी-मोटी तकलीफ़ें हमें होती है, तो हम तुरंत कोई बड़े डॉक्टर के पास में या कोई स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट के पास में नहीं जाते हैं, जब तक हमें कोई बड़ी तकलीफ़ ना हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मैंने जो गलती की थी, मैं उसके बारे में पहले बात करूँगी कि जब मुझे सिम्पटम्स नज़र आए, यानी कि जो मुझे खाँसी शुरू हुई और फ़ीवर हुआ, तो नॉर्मली मैंने केमिस्ट से एक कफ सिरप लिया। वो कफ सिरप को मैंने आई थिंक अप्रॉक्स 1 हफ़्ते यूज़ किए और उसके बाद मुझे जब रिलीफ़ नहीं मिला, तो मैंने दूसरे केमिस्ट से दूसरा कफ सिरप ले लिया कि यहाँ से बेनिफिट नहीं हो रहा है, मुझे बदल के लेना चाहिए। तो मुझे ये कफ सिरप लेते ही आई थिंक 14 से 15 दिन हो गए थे, 2 हफ़्ते इसमें ही मुझे गुज़र गए थे। और फिर जब मुझे खाँसी में ब्लड आया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब शायद बहुत कुछ सीरियस हो सकता है और मुझे किसी बड़े डॉक्टर के पास में जाना चाहिए या नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तब तक मैं नहीं गई थी। तो ये मेरी मिस्टेक थी। शायद मुझे लगता है कि अगर शुरू में ही मैं डॉक्टर के पास में जाती, तो शायद हो सकता है जो मेरे लंग में फ्लूइड हुआ था या वो होने से पहले ही मुझे पता चलता, या कुछ और चीज़ें होती जो शायद बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं इसके लिए ये पहली मिस्टेक के थ्रू मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो हाँ, मैं ये नहीं कहती कि 1-2 दिन कोई भी तकलीफ़ हुई आप तुरंत जाइए स्पेशलिस्ट के पास में। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टिव या रिपीटेडली वो चीज़ फ़ेस कर रहे हैं और आपने शुरू में एंटीबायोटिक ले ली कोई भी केमिस्ट से या फिर नॉर्मल क्लिनिक से, तो आपको उससे रिलीफ़ नहीं मिला, तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको फिर स्पेशलिस्ट के पास में ज़रूर जाना चाहिए। आपको फिर डिले नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ बड़ी बीमारी रूप लेने से पहले या फिर कुछ बड़ा होने से पहले आप सतर्क हो सकते हैं, आप उससे भी बच सकते हैं। तो ये एक है जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी तकलीफ़ हुई, हम केमिस्ट से मेडिसिन ले लिया, फिर हमने उसको खाया और उससे रिलीफ़ नहीं मिला, फिर हम मेडिसिन चेंज करते हैं, अलग जगह से लेते हैं कि यहाँ से हमें फ़ायदा नहीं मिला या बेनिफिट नहीं मिला। फिर वहाँ से नहीं मिला तो फिर हम चेंज करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको तुरंत उसके बाद में जैसे ही आपको लगे कि नहीं, अभी ये मुझे बार-बार हो रहा है, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए। ये सिर्फ़ मैं टीबी के इसलिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी बीमारी हो, तो आपको इतना ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आप उससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप, हो सकता है पहले ही अगर शुरू में ही कुछ पता चल जाए तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो या कोई अच्छे से डॉक्टर उसकी थेरेपी करे, जो भी होगा वो डॉक्टर करेंगे, लेकिन आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। ये मेरी पहली मिस्टेक से ये मेरी लर्निंग है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। सेकंड लर्निंग की मैं बात करूँ, तो मैंने अपनी स्टोरी में ये भी बताया था कि मैंने जो गोट हाउस होते हैं उनका स्मेल लिया था। और स्टोरी में मैंने बताया था कि जो अपार्टमेंट में गार्बेज वाले जो भैया आते हैं कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने देखा कि जब मुझे इंजेक्शंस लगती थी तो उन्होंने सलाह की थी कि कौवे का मांस खाओ, कबूतर का मांस खाओ। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग-अलग ओपिनियन और अलग-अलग चीज़ें बता रहे थे। मैंने वो तो कभी नहीं किया, लेकिन किसी ने मुझे ये भी बताया था कि जहाँ पे बकरों को बाँधा जाता है, मार्केट में जो वो गॉट हाउसेज़ होते हैं, उनको वहाँ पे जाके आप अगर उनका स्मेल लोगे, तो उस स्मेल से टीबी के बैक्टीरिया मरते हैं या टीबी की बीमारी ठीक होती है। तो मैंने वो किया है।
और मैं बता नहीं सकती कि मुझे उसमें भी कितनी तकलीफ़ होती थी कि मैं वहाँ जाके बकरों के पास लिटरली बैठी रहती थी। मैं आज याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब हम कितने मतलब हेल्थ को लेके हम तब कॉन्शियस होते हैं जब हम किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। अगर उतना ही कॉन्शियसनेस, उतना ही केयर अगर हम बीमारी होने के पहले करेंगे, तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी कि हमें कोई बीमारी फिर शायद होगी ही नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हालाँकि जो मैंने किया वो उससे मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी टीबी ट्रीटमेंट से ही ठीक हुई है। तो ये एक तरह से गलती भी है और एक तरफ से अंधविश्वास वाली बात भी है। ये मिथ है कि बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाएँगे या न्यूट्रिशन का ख़ैर अलग टॉपिक है, लेकिन जो होता है कि बाबाओं के पास में जाओ या फिर ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, अंधविश्वास वाली बातें बहुत होती हैं, लोग आज भी उन पे बिलीव करते हैं। तो टीबी में ट्रीटमेंट ही आई थिंक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? और आपको ऐसी भी गलती नहीं करनी है कि बहुत लोग ये भी शायद सोच बैठते हैं कि नॉन-वेज ही खाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगी, दवा से नहीं ठीक होऊँगा, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये भी चीज़ है, ये मैंने गलती की थी। तो आप सब लोगों के साथ में कभी अगर ऐसी सिचुएशंस हो, तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर ख़्याल रखिएगा। मेडिसिन पे ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन ही एक क्योर होने की क्योर कर सकता है और इन सब चीज़ें ठीक नहीं होगा। थर्ड मिस्टेक जो मैंने अपनी स्टोरी में भी बताई है कि मुझे डिसेबिलिटी कैसे हुई थी। जब टीबी हुआ, टीबी फ़ेल हुआ और सर्जरी की नौबत आई, फिर सर्जरी के बाद में भी वह सर्जरी एक तरफ से मैं कहूँगी कि फ़ेल हुई, मतलब उसमें भी मुझे फिर वापस से ओपन विंडो सर्जरी करानी पड़ी, जिसे ओपन बैक्टमी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो एक कहीं न कहीं डिसेबिलिटी का सामना मैं आज भी करती हूँ। मैं टीबी से बाहर हूँ, लेकिन मैं एक डिसेबिलिटी का सामना फ़ेस कर रही हूँ। मैंने वो इंसिडेंट शेयर किया है अपनी स्टोरी में कि सर्जरी के बाद में मैं ज़मीन पे लेटी थी, काफ़ी गर्मी का महीना था, तो कैसे बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे का पैर उसके ऊपर पड़ गया और ये उसी दिन मुझे फिर तकलीफ़ हुई। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी सर्जरी अगर हो, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपके आस-पास बच्चे खेल ना रहे हों या फिर आप सेफ़ जगह पे रहें, आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे ना हो और कुछ चीज़ें आपके ऊपर गिरे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक लंग्स निकाला गया है और इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी पे एक पूरा पैर पड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि अ, क्या चीज़ें हुई होंगी। तो इस तरीके से आप ख़्याल रख सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी सर्जरी हुई हो, सर्जरी के दौरान आपको थोड़ा-सा डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि उस पार्ट को गीला नहीं करना है, उस पार्ट को केयरफुली उसको मैनेज करना है दवाइयों के साथ में या जो भी होता है। तो उसका प्रिकॉशन और उसका अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करना है कि और कोई तकलीफ़ ना हो। ऑलरेडी आप तकलीफ़ में हैं, बट अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो शायद और भी बड़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं। एंड फोर्थ मिस्टेक कि हमेशा आपको मुझे ये बताना था कि मैंने अपनी स्टोरी में वो भी बताया है और फिर भी मैं एक छोटी-सी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई, जब मुझे टीबी डायग्नोस्ड हुआ और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ थी तकरीबन 1 महीने, तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि आपको एमडीआर टीबी हुआ है, ठीक है। एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं और उसमें मुझे उस ट्रीटमेंट के दौरान मुझे रिफाम्पिसिन करके और एक आइसोनियाज़िड करके मेडिसिन है, जो मुझे दी जा रही थी और वो डॉक्टर ने सजेस्ट की थी कि ये खाना है, तो मैं वो खाती थी दवाई। तो अब जब मैं टीबी में काम करने लगी हूँ, जब मुझे अवेयरनेस हुआ, जब मुझे सारी चीज़ें पता चली, तो फिर मुझे ये पता चल रहा है कि रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़िड मेडिसिन जो है, ये फर्स्ट लाइन में दी जाती है और जब यही 2 दवाइयाँ सबसे पहले तो रिफाम्पिसिन करके एक मेडिसिन है, जब ये दवाइयाँ रेज़िस्टेंट होती है, तो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस होता है और उसमें भी एक और दवाइयाँ हैं आइसोनियाज़िड। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जब मुझे एमडीआर टीबी हुआ था, तो डॉक्टर मुझे रिफाम्पिसिन मेडिसिन क्यों दे रहे थे और आइसोनियाज़िड क्यों दे रहे थे? और उसी दवाइयों रिफाम्पिसिन मेडिसिन से ही मुझे जॉन्डिस हुआ था। ये मुझे जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हुआ था, ये भी बात मैंने अपने टीबी की स्टोरी में शेयर की है। तो यहाँ पे मेरा यही सवाल है कि अगर मुझे उस समय वहाँ पे पता होता तब कि अगर मुझे एमडीआर टीबी हुआ है और मैं रिफाम्पिसिन मेडिसिन खा रही हूँ, तो क्या मुझे गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है?
वैसे इसमें गलती तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आम जनरली लोगों को थोड़ी पता होता है कि उस बीमारी का पूरा टेक्निकल नॉलेज और पूरा उस मेडिकेशंस के बारे में, दवाइयों के बारे में अगर पेशेंट थोड़ी जान सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आप रखें। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं कहती, प्राइवेट केयर प्रैक्टिशनर्स जो भी होते हैं उनकी बात हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हमें थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, थोड़ा-सा हमें आर-एन-डी करना है कि हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम जो डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम जो टेस्ट डॉक्टर कह रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा कितना अलर्टनेस है, हम कितना फ़ोकस कर रहे हैं कि वो चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। आप लोगों ने भी कहीं न कहीं अपने शायद लाइफ़ में कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि अरे ये टेस्ट की ज़रूरत है, बाद में शायद बोलते हैं कि नहीं, इस टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बोलते हैं नहीं, ये चीज़ है, ऐसे भी होता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि लोकल लेवल पे डॉक्टर्स के, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसे एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई फलाने पेशेंट है और उस पेशेंट को स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसको टीबी के समझ लो सिम्पटम्स है। पेन होना, बहुत उसे उठा बैठा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। नॉर्मली वो एक लोकल क्लिनिक में गया, एक जनरल फिजिशियन के पास में, और डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए उसके। सबसे पहले तो शुरू में उसको एंटीबायोटिक दी, बाकी बेसिक जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सब किया, ठीक है। वो सारे टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर ने उसको टीबी के डायग्नोसिस के लिए, टीबी की स्क्रीनिंग के लिए भेजा ही नहीं। तो सोचिए, और बाद में पता चला कि जैसे-तैसे जब बहुत डिले हुआ और जैसे-तैसे पेशेंट पहुँचा, तब पता चला कि पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है और उसको स्पाइनल टीबी हुआ है। तो ये चीज़ अपग्रेड होना, डॉक्टर नीचे लेवल पे जो लोकल क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर, कुछ-कुछ मामलों में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स टेस्ट पे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या ये लक्षण उस बीमारी के भी हो सकते हैं? तो वो चीज़ें भी, वो डायग्नोसिस भी होना ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस में डिले नहीं होना चाहिए, तो कभी-कभार ये उनकी तरफ से भी डिले होता है। तो इस मामले में भी हमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, डायग्नोसिस है, जो भी टेस्ट है, वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं इसको कहती हूँ कि शायद ये मिस्टेक तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था। इतनी अगर जानकारी या नॉलेज होती हमें, तो हम फिर वहाँ तक नौबत ही नहीं आने देते। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्वियसली मैं समझ रही हूँ कि मुझे लगता है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या मेरा ट्रीटमेंट गलत चल रहा था। अगर उस समय मुझे सही ट्रीटमेंट मिला होता तो शायद सर्जरी तक नौबत ही नहीं आती। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा-सा अवेयर, अलर्ट रह सकते हैं कि हाँ, एक बार डॉक्टर से हम्बली पूछ सकते हैं। हमारा पूरा राइट्स है कि हम डॉक्टर से पूरी बातचीत कर सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं कि हम जो ले रहे हैं, जो दवाइयाँ हमें खा रहे हैं, वो कैसी जा रही हैं, क्या होना चाहिए। इसमें पूरी बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर से खुलकर बातचीत नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपको शाय और शर्म करने वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपके मन में होती है, आपकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, सबसे पहले तो आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप सारी चीज़ें आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और ख़ास करके जब कोई पूरी एक मतलब जब बीमारी का रूप हो जाता है, तो हमें स्पेशलिस्ट या उसी स्पेशल डॉक्टर के पास में, एक्सपर्ट के पास में जाना चाहिए, रादर देन हम अलग-अलग जनरल फिजिशियन के पास में मेडिसिन्स ले रहे हैं तो। तो एक ये चीज़ है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ। 5वीं गलती जो मुझे लगता है कि हम सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और ये सबके लिए लागू होती है, ये सब बीमारी पे लागू होती है, ओवरऑल है, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ केयर आवरसेल्फ। ये चीज़ है कि जब टीबी होने का मुख्य कारण यही है कि जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो हमें टीबी हो जाता है। टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन इम्यून से है, बाकी भी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर हम पहले ही अपने हेल्थ को प्राथमिकता देंगे, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, तो शायद वो नौबत नहीं आएगी कि हम किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। टीबी इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन इम्यून सिस्टम से ही सबसे ज़्यादा होता है, ख़ास करके जो पल्मोनरी टीबी होती है उसके लिए।
तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अभी आजकल की जैसी लाइफ है, इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, सबको आगे बढ़ना है। मैं समझ सकती हूँ कि काम का प्रेशर होता है, मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, हर दिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो अक्सर इसमें हम क्या करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट अब स्किप कर देते हैं, कभी कभार हम अपना खाना भी स्किप कर देते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते 2-3 दिन कभी कभार निकल जाते हैं। देन हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हमने तो कल खाना ही नहीं खाया था, अरे हमने आज तो सुबह ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, आज रात का डिनर किए बिना ही हम सो गए, इतना थक गए थे। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही जो है एक बड़ा चीज़ का कारण बनती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमेशा हमको हेल्थ को लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा-सा केयर कर जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट। अब देखिए, बीमारी होना किसी के हाथ में नहीं है, मतलब कोई भी बीमारी की बात अगर मैं करूँ तो किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो उसमें है कि सबसे पहले हम अपने न्यूट्रिशन पे फ़ोकस करें, हम अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाएँ, हम थोड़े से इसको प्रायोरिटाइज़ करें कि नहीं कुछ भी हो, ठीक है, लाइफ में चीज़ें होती रहेंगी सब। उन सब चीज़ों को करते हुए आपको अपना हेल्थ भी मैनेजमेंट करना है, अपना हेल्थ भी बैलेंस करना है, और यही करेंगे तो ही आप सर्वाइव आगे अच्छे से कर पाएँगे। अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ़ खाली पैसे कमाने में लगे हैं, आप बाकी सब चीज़ें हासिल करने में लगे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए, अगर बीच में खुदा ना ख़ास्ता अगर आप कुछ बड़ी बीमारी के चपेट में आ गए, तो फिर देन क्या हो जाएगा? सब कुछ किया कराया पानी भी हो सकता है, और आप जानते हैं कि एक बार हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारी सारी जमा पूँजी जो होती है वो पानी की तरह बहने लगती है। तो इसीलिए वही क्यों ना हम पहले से ही थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, और अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करके अच्छे से डेली जो है, इसके लिए जो भी हो खा सबसे पहला तो न्यूट्रिशन ही है जो हमें सब चीज़ों से बचा सकता है। क्योंकि हम ऐसे पॉपुलेशन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, बहुत सारी मतलब अनहाइजीनिक प्लेस है, बहुत सारे यहाँ पे इन्फेक्शंस हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम अपने आप को केयर एक मात्र जो है कि हम एक हाइजीन, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिशन। और मुझसे वही शायद गलती हुई थी कि उस समय मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एकदम लापरवाह जैसी हो गई थी कि नहीं, मुझे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बस। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी इस गलती से कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा अपने हेल्थ पे प्लीज़ फ़ोकस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपको टीबी से तो क्या, मतलब कोई भी बीमारी से बचा सकती है। और ख़ास करके जो ऑलरेडी किसी बीमारी से गुज़र रहे हैं, मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को अस्थमा है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है टीबी होने का, क्योंकि उसमें इम्यून हमारा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। तो ऐसे लोग ख़ास करके अपना केयर कीजिए, और बस यही न्यूट्रिशन पे फ़ोकस कीजिए। सो ओवरऑल मेरा ये चीज़ था, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट था कि आप लोगों की कुछ कमेंट हो या कुछ भी आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने आस-पड़ोस में या अपने पास्ट एक्सपीरियंस में कभी आपको टीबी हुआ था, या आपके किसी रिलेटिव्स में किसी को टीबी हुआ था, तो आपने क्या यूनिक चीज़ एक्सपीरियंस की थी, आपने क्या कुछ नया देखा था, या आपने भी कभी सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस फ़ेस किया है जो मैंने किया है। तो जो भी चीज़ें होंगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊँ मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी और हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। एटलीस्ट जो जिन्हें ज़रूरत है, जो अभी टीबी से गुज़र रहे हैं, उन्हें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। बाय।